हेलो गाइस, दिस इज़ निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम सीटेट के पर्पस से 7th क्लास की बुक एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री की बुक का 7th चैप्टर जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो लेट्स स्टार्ट। जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जनजातियाँ किन किन क्षेत्रों में निवास करती थी। इसके बाद खानाबदोश जीवन। खानाबदोश मीन्स उन जनजातियों का या एक समुदाय में रहने वाले लोगों का जीवन खानाबदोश था। मीन्स एक क्षेत्र में जब तक उन्हें भोजन या फसल या खाने की व्यवस्था उपलब्ध रहती थी, वो वहाँ समूह के रूप में अपने परिवार के साथ रहते थे, और जब वो सुविधा नहीं रहती थी तो वो उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते थे। तो इस जगह से एक जगह से बसे हुए समुदाय, एक जगह से वो दूसरी जगह किस तरह से स्थान परिवर्तित करते हुए रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे हम बस वही डिस्कस करेंगे सीटेट के पर्पस से, और जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे हम उसे छोड़ते चलेंगे। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं बड़े शहरों से। तो देखते हैं दूसरे तरह से समाज भी उस समय मौजूद थे। हमें ये पता है, हम इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि जो समाज था वो पहले 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण पूजा पाठ का कार्य किया करते थे, और समाज में अमीरी और गरीबी का भी बहुत अधिक फासला बढ़ गया था। तो जो समाज था उस समय वो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। लेकिन क्योंकि ब्राह्मण अपने नियमों को ज़्यादातर थोप देते थे लोगों के ऊपर, तो कुछ जो वहाँ के लोग थे वो उन कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता रहा है। अब हमें ये पता चला यहाँ से कि जनजातियाँ कौन सी थी, मीन्स कौन से लोग थे जिन्हें हम जनजातियाँ कहते हैं। तो वे व्यक्ति जो कि ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, उनको जनजातियाँ कहा जाता था। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो सीटेट के पर्पस से। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन भी करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक भी थे। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो जनजातियाँ में, जो समुदाय में जो लोग रहते थे, वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे? शिकारी बनकर, संग्राहक बनकर, पशुपालक बनकर, इस तरह से वो अपने जीविकोपार्जन करते थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। अब हम देखेंगे कि जो जनजातियाँ थीं वो खानाबदोश भी थीं। खानाबदोश कैसे थीं? वो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। अपने खुद के बनाए नियम, वो किसी के बनाए हुए नियमों के अनुसार नहीं चलते थे, बल्कि जनजातियाँ कैसे चलती थी? अपने खुद के बनाए हुए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा कर लेते थे। किसका बंटवारा करते थे? भूमि का और चारागाहों का। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। अब हमें ध्यान रखना है जनजातियों के नाम और उन क्षेत्रों के नाम जहां पर के जनजातियां रहती थीं। तो ये सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन 4 ऑप्शन में दिए जाते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी जनजातियां रहती थी। तो हमें ये याद रखना है। ये जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कैसे टकराव होता था? क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती थी कि ये खानाबदोश जीवन जीते थे, तो कुछ ऐसी जगह भी होती थी जहाँ पर के ब्राह्मणों के बनाए हुए नियम या कर्म कांडों के अनुसार वहाँ का समाज जीवन यापन करता था, लेकिन जनजातियाँ अपने तरीक़ों से जीवन जीती थी। तो इस तरह से उनका टकराव भी होता रहता था। उनके जो विचार थे, उनके नियम धर्म थे, रहने के तरीके थे, वो आपसी मेल नहीं करते थे। तो कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार
रखा था और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया था। अलहदा मीन्स अपनी द्वारा बनाई हुई अपनी संस्कृति को इन्होंने बचाए रखा था। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म के ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे थे। अब समाज जो थे, जनजातीय समाज और जाति आधारित कौन से थे? वो समाज जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था, वो जाति आधारित था। और जनजातीय समाज कौन सा था? जो कि ब्राह्मणों के बनाए हुए नियमों को नहीं मानता था। तो ये दोनों एक दूसरे पर, क्योंकि आवश्यकता के अनुरूप एक दूसरे पर आधारित भी रहते थे। कैसे? क्योंकि जो जनजातियाँ थीं वो कृषि करती थीं, उनके पास अपने चरगाहे होते थे, तो पशुपालन करती थी। और तो जो जाति प्रधान जो समुदाय होते थे उनको दूध के लिए, दूध से बने हुए पदार्थों के लिए, भूमि के लिए, फल फ्रूटों के लिए, इन सब के लिए उन जनजातियों पर आधारित रहना पड़ता था। तो टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी दिया। अब हम देखते हैं जनजातीय लोग कौन थे। कुछ इसमें हम जो इम्पोर्टेंट लाइन है वही पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे छोड़ते चलेंगे। तो देखते हैं, जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी है। अभी लिखित रूप से कोई भी दस्तावेज नहीं है, इसलिए हमें जानकारी कम ही है। लेकिन अब हम देखते हैं, जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सीटेट में कि जनजातीय लोगों के बारे में 4 कथन दिए हैं, उनमें से आपको एक सत्य या एक असत्य बताना है। तो हमें इनसे संबंधित सारी डिटेल भी याद रखनी होगी। लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। वाचिक और मौखिक, वाचिक मौखिक का मतलब है कि जो उनके पूर्वजों के द्वारा या उनसे जो बड़े थे वो उन्हें जो कुछ भी सुनाते थे, उनसे वह ज्ञान उन्हें वाचिक रूप से या मौखिक रूप से मिला और उन्होंने उसी ज्ञान को अपनी आने वाली पीढ़ी को दिया, तो वो उसको संरक्षित रखते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। अब हमें क्षेत्रों के नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से इलाके में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती थी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है पंजाब में खोखर जनजाति, ये हमें याद रखना है। हम इसे शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं, जैसे हमने एक साइड से लिखा पंजाब और इधर उसकी जातियाँ, जनजातियाँ लिख दी। कौन कौन सी थी? खोखर जनजाति। सबसे पहले यहाँ पर खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत अधिक प्रभावशाली थी। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी थी? खोखर जनजाति, जो बहुत ही प्रभावशाली रूप में रहती थी। इसके बाद गख्खर लोग, ये गख्खर भी एक जनजाति है, तो गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कमाल खान गख्खर को किस मुग़ल बादशाह ने अपना मनसबदार बनाया था, तो हमें याद रखना होगा कि वो बादशाह अकबर थे। मुल्तान और सिंध में मुग़लों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंघा और अरघुन, अब देखिए यहाँ पे कुछ मैप दिखाई दे रहा है। उस मैप में हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जनजातियाँ हैं, हम उन जनजातियों को देख सकते हैं। ये देखिए गख्खर और खोखर। तो सबसे पहले कौन सी थी? गख्खर। ये पंजाब का क्षेत्र है। गख्खर जनजाति बहुत ही प्रभावपूर्ण थी और फिर वहाँ पर खोखर जनजाति रहने लगी। अब यहाँ पर ये है भील और कोली, ये कर्नाटक में रहने वाली जनजाति थी, भील और कोहली। इसके अलावा ये उत्तर पूर्वी इलाका है, यहाँ पर अहोम, खासी, नागा और अहोम, इन दोनों का बहुत ही प्रभावपूर्ण क्षेत्र था, यहाँ पर रहते थे ये लोग। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। हमें ये याद रखना है, जो भी जनजातियाँ थीं उनके नाम याद रखने हैं। तो कौन सी जनजाति थी? बलोच। और ये कहाँ पर रहती थी? उत्तर पश्चिम में। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ से बनता है कुल किसे कहा जाता है? घरों या परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जो एक ही पूर्वज की संतान है उनको क्या कहा जाता है? उस समूह को कुल कहा जाता है। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि कुल किसे कहा जाता है? जो कि एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं।
फ्रेंड्स क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ये डिटेल लिखी हुई आएगी तो उसे क्या कहा जा सकता है। उसके 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, परिवार भी, घर, कुल, है ना, या समुदाय या समाज, कुछ भी। तो हमें याद रखना है कि जो पूर्वज, एक ही पूर्वज की संतान होने का जो दावा करते हैं उस समुदाय को क्या कहते हैं, कुल कहते हैं। अब आगे चलते हैं। उत्तर पूर्वी भाग पर नागा और अहोम, अभी हमने मैप में डिस्कस किया था, नागा और अहोम कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। तो कौन कौन सी जनजातियां पढ़ी? सबसे पहले हमने खक्कर, फिर गोखर और फिर बलोच, नागा, अहोम, ये हमने जनजातियों के बारे में पढ़ा। ये जनजातियां थीं, इनके नाम हमें याद रखने हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति का नाम क्या था? राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त करके उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा कर लिया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं बनाए गए और औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा कर लिया था। अब हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो डिस्कस करेंगे। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा जनजाति, मुंडा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुंडा और संथाल, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ये चेर जिले की रहने वाली थी, मुंडा और संथाल, और ये कहाँ पर रहती थी? उड़ीसा और बंगाल में भी रहती थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कहाँ की हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली और बेरा तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। ये पहाड़ियों के नाम हैं, कौन सी हैं? कोली और बेराद। यहाँ पर कुछ और जनजातियों के भी निवास स्थान थे। कोली और बेराद ये दोनों तो जनजातियाँ हैं, और ये कहाँ पर रहती थी? ये कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में रहती थी। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरगा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियां की विशाल आबादी थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि कौन कौन सी जनजातियां हैं और उनके रहने के स्थान कौन कौन से हैं। तो इससे आगे चलते हैं आप। खानाबदोश घुमंतु लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध, अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसे ही, यहाँ हम देखो, यहाँ हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक साहूकार व्यक्ति से दूसरा सामान ले रहा है, और लेकर वो क्या करेगा? अपने ऊँट पर लाद कर वो दूसरे स्थान पर व्यापार, ये व्यापारी हैं, ये यहाँ से सामान खरीदते थे और फिर स्थानीय बाज़ारों तक उस सामान को पहुँचाते थे। तो ये सभी कार्य जनजातियाँ करती थीं, और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का भी विनिमय करते थे। अब हम यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन जो सीटेट के पर्पज़ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे कि खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं, उनमें कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह तक घूमते रहते थे। इसी तरह दस्तकर, फेरी वाले और नृत्य गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते रहते थे। तो इस तरह के जो लोग होते थे, इस तरह के व्यक्ति जो चारागाह का कार्य करते थे, जिनके साथ पशु होते थे, है ना, जो दस्तकारी का काम करते थे, फेरी वाले का, या नृत्य गायक होते थे, तो इस तरह के, या तमाशा दिखाने वाले भ्रमणशील लोग, इन्हें क्या कहते थे? इन्हें खानाबदोश घुमंतु कहा जाता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बंजारे लोग जो थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी कौन थे? खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। उनके कारवे को, जो खानाबदोश व्यक्ति होते थे, उनके कारवे को क्या कहा जाता था? टांडा कहा जाता था। और अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा मुगल सुल्तान था जिसने इन बंजारों का उपयोग अपने शासन में अनाज की ढुलाई के लिए किया था, अनाज को एक स्थान से स्थानीय बाजार तक ले जाने के लिए किया था? तो वो कौन थे? वो थे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। और ये इनका सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई करने का कार्य भी करते थे। ये बंजारों के बारे में बताया गया है। सॉरी। अब हम यहाँ देखते हैं
कई पशुचारी जनजातियां मवेशी, घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और उन्हें बेचने का भी कार्य करते थे। ये सब घुमंतू लोगों के बारे में बताया गया है। अब आगे पर चलते हैं। बदलता हुआ समाज। बदलता हुआ समाज, इसमें क्या है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सीटेट के पर्पस से पढ़ना है, तो हम ये पेज छोड़ देते हैं यहाँ से और आगे चलते हैं। हाँ, 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ था। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। इसका मतलब है कि जो राजपूत थे उनका उद्भव कहाँ से हुआ था, वही जनजातियों में से ही वो राजपूत माने गए थे। जो क्षत्रिय होते थे, जो युद्ध क्षेत्र में युद्ध कला में कुशल होते थे, उनको राजपूत मान लिया जाता था और धीरे धीरे पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। आगे चलते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीटेट के पर्पज से। दूसरी तरफ हम यहाँ पढ़ेंगे दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। किसने? पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की जो जनजातियां थीं, उन्होंने इस्लाम धर्म को भी अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे, जाति व्यवस्था को नहीं माना उन्होंने। जो वो थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, इसमें जो समाज 4 वर्णों में विभाजित था उसको भी नहीं माना। लेकिन सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमानों पर स्वीकार नहीं की गई थी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा स्थानांतरीय कृषि, जहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सीटेट में, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा जाता है, फिर जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। और इस तरह की कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरीय कृषि। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीटेट में, इस तरह से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो हमें ये याद रखना है कि स्थानांतरित कृषि में क्या होता है। सबसे पहले झाड़ियों को काटा जाता है, फिर जलाया जाता है, फिर उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है और जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है, फसल अच्छी नहीं उगती है, तो दूसरी ज़मीन को भी इसी तरह से साफ करके उसमें फसल उगाई जाती है। इस तरह की कृषि को स्थानांतरीय कृषि कहते हैं, ये हमें याद रखना है। और स्थानांतरीय कृषि जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। अभी हमने पढ़ा था कुल किसे कहा जाता था, और प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। और अकबर के शासनकाल में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है। गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। ये क्वेश्चन सीटेट में 3 या 4 बार पूछा जा चुका है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में कितने गांव थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो 70,000 गांव थे, ये हमें याद रखना है। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, राज्य गढ़ों में विभाजित थे। अब राज्य किस में बटा हुआ था? गढ़ों में बटा हुआ था और गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में होता था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिसे 84 कहा जाता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीटेट के पर्पज से, तो इसे एक बार हो सकता है अगर आपके पास बुक हो तो बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, अगर बुक नहीं है तो आप नोट साथ के साथ बनाते चलो। कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? सबसे पहले राज्य गढ़ों में बटे हुए थे, गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में थे और ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे। ये क्वेश्चन 84 वाला कई बार पूछा जा चुका है, जिसे 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन किस में होता था? बरहोत में। 84 का उपविभाजन बरहोत में होता था, जो 12-12 गाँव को मिलाकर बनते हैं। बरहोत मतलब 12 गाँव, और 12 गाँव मिलकर बनते हैं बरहोत, और बरहोतों को 84 गांव का उपविभाजन था। मीन्स 84 गांव जो होते थे उन्हें 12-12 गांव में
बांट दिया जाता था। और बड़े राज्यों के उदय ने गौंड समाज के चरित्र को बदल डाला था। यहाँ पर ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आती है यहाँ पर, पढ़ते हैं हम। गढ़कटंगा के गौंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। गौंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। उसके पुत्र दलपत ने, उनके पुत्र का नाम क्या था? दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। राजकुमारी दुर्गावती के बारे में सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली थी। आई होप कि आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ बताते जा रहे हैं, तो आपने नोट करते जाना है साथ ही साथ। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ था और आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला कर दिया था और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, लेकिन उनकी हार हुई। रानी दुर्गावती ने अपना समर्पण नहीं किया था। समर्पण करने की बजाय उन्होंने मर जाना बेहतर समझा और उनका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। अब इसमें आगे चलते हैं। यहाँ कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें सीटेट के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, तो हम आगे चलते हैं। अहोम के बारे में पढ़ते हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे और उनके भुइयाँ ये शब्द अर्थ हमें याद रखना है। भुइयाँ किसे कहा जाता है? भुइयाँ मीन्स भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्यों की स्थापना की। किसने की? भुइयाँ ने। भुइयाँ किसे कहा जाता था? भूमि के स्वामियों को कहा जाता था। अब हम इससे आगे चलते हैं। अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। मीर जुमला, ये इंपॉर्टेंट है, 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया और बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। लेकिन अहोम जो जनजाति के लोग थे वो विजयी नहीं हुए थे, वो हार गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना समर्पण नहीं किया था। अब सीटेट के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा चुका है वो देखते हैं। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। यहाँ से सत्य और असत्य वाले कथन पूछे जा चुके हैं कि अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, ये सत्य है या असत्य है। 4 टॉपिक दिए थे, उसमें से सत्य बताना था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम कराया था वे पाइक कहलाते थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम कराया जाता था उन्हें क्या कहते थे? पाइक कहते थे। पाइक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पाइक उन मजदूरों को कहा जाता था जिनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था। अब हम यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ते हैं। अहोम राज्य में चावल की खेती की जाती थी। किसकी खेती की जाती थी? चावल की खेती की जाती थी। और जो अहोम राज्य था वो किस भागों में विभाजित था? कुलों में विभाजित था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिसे खेल कहा जाता था। क्या कहते थे? खेल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, कई बार पूछा जा चुका है सीटेट में। अहोम समाज किस में विभाजित था? कुलों में। और कुलों को क्या कहा जाता था? खेल कहा जाता था। ये खेल शब्द पूछा जा चुका है कई बार, इसे याद रखना है कि खेल किसे कहते हैं? कुलों को। और ये किस समाज का है? अहोम समाज के बारे में बताया गया है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और यहाँ कुछ ऐसा खास इम्पोर्टेंट नहीं है। मंगोल के बारे में है यहाँ पर, तो अपने एटलस में मंगोलिया को ढूंढिए। यहाँ कुछ खास नहीं है। हाँ, मध्य एशिया में, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे पढ़ते हैं। मध्य एशिया के घास के मैदान, जो मध्य एशिया में घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्टेपी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। मैच के लिए आते हैं कि कौन से घास के मैदान किन क्षेत्रों में होते हैं, तो ये भी हम नोट करें कि मध्य एशिया में घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? स्टेपी कहा जाता है। और मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थीं। यहाँ पर इसमें
एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है, 2006 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला था और अपनी मृत्यु के समय वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। किसके बारे में बात हो रही है? ये चंगेज खान के बारे में। ठीक है, उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और इसके अंतर्गत कौन कौन सी जगह थी? रूस, पूर्वी यूरोप, चीन और मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा था। तो यहाँ पर ये मंगोल के बारे में भी पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट घास के मैदान है कि मध्य एशिया में जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? स्टेपी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सीटेट के पर्पज़ से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिल रहे हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।